हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भौतिकी विज्ञान का 105 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टीचर, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, सिविल कोर्ट आदि में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जूल मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। आपका सही आंसर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपका अगला सवाल है, 1 मेगावाट बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁻7 जूल, 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। आपका सही आंसर है ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना। आपका सही आंसर ए तापमान को मापना होता है। और इस तरह से जो है आपका अगला क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.6 km, 1.8 km, 1.85 km, 2.58 km। आपका सही आंसर ए है 1.61 km। पृष्ठ तनाव की इकाई है डाइन cm², अर्ग em, जूल मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आपका सही आंसर जूल मीटर है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप। और आपका आंसर है पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास जो है संबंधित है। गति, पदयात्रा, सुई, दिशा। आपका सही आंसर दिशा है। मात्रक में वोल्ट मान का नियतांक का मान क्या है? आपका सही आंसर है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति किलोग्राम। लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रिसाव, वाष्पीकरण, वाष्प दबाव और पादपरस वाष्पन। आपका सही आंसर डी है पादपरस वाष्पन। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा, कार्य। आपका सही आंसर सी ऊर्जा है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन 11 नंबर लेते हैं, जिसमें है वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर। आपका सही आंसर डी पीएच मीटर है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है वाष्प दबाव थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पैरोमीटर, गैस थर्मामीटर। आपका सही आंसर सी पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है इसमें, तो सी नंबर है डेसिबल। कौन सी तरंगें शून्य में विचरण नहीं कर सकती है? तो वो है ध्वनि। और अगला प्रश्न लेते हैं 15 नंबर, जो काफ़ी आसान है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका क्या वजह है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इसका सही आंसर है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है, कटा हुआ हीरा जगमगाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। आपका सही आंसर हो जाएगा सी लाल। इंद्रधनुष तो जानते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, जिसमें से लाल रंग जो है सबसे ज़्यादा विक्षेपण करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसके वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, प्रकिरणित करता है। इसका आपका सही आंसर है
जिसको वह परावर्तित करता है। इसी तरह दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये सब जान रहे, गैलीलियो किया था। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इसमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, तो आपका आंसर है, आपका सही उत्तर है 1 और 2। स्थलीय तापन तथा प्रकाश परावर्तन के कारण जो है ये मरीचिका बनने का जो है मुख्य उद्देश्य जो है या मुख्य कारण कह सकते हैं, ये स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार से लेंगे, जिसमें किसी किसी में 2 क्वेश्चन भी होंगे एक साथ, जिसमें हम कभी कभी सिर्फ आंसर ही बोलेंगे। इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा। जैसे है दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटा समय, चाल इंटू समय, या विस्थापन बटा समय, या बल बटा समय। तो आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो आपका सही आंसर जो है बी होगा, चाल गुना समय। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेंगे जो 21 नंबर होगा, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे है त्वरित चालक का आविष्कारक किसने किया था, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो आप जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है यह किया गया था। और चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो ए नंबर तापन, बी दाब, सी तरंगदैर्घ्य, डी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्र। आपका सही आंसर है दाब, क्योंकि ये प्रतिरोध जो है दाब से स्वतंत्र होता है। आपका अगला प्रश्न है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, क्या चीज़ होता है, पारगम्यता होता है। आपका इस तरह के अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। आप लोग जानते होंगे कि नाभिक में ही प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्ठी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आणविक भट्ठी, क्योंकि आप लोग जानते हैं तारापुर जो है आणविक भट्ठी है, जहाँ पे परमाणु रिएक्टर है, और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। हर देश को ये पावर नहीं होता है कि वह परमाणु भट्ठी लगा सके। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर ए है अवरक्त। आप लोग जानते हैं रिमोट जो चलता है वह भी अवरक्त प्रकाश से ही चलता है। अगला क्वेश्चन है, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने, रिचर्डसन ने, जे.ए. फ्लेमिंग ने, लीडी फॉरेस्ट ने। आपका सही आंसर सी, जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूमेनहॉक, सीपी श्वासन। आपका सही आंसर होगा नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ए नंबर रूडोल्फ डीजल है, जॉन नेपियर है, मैकमिलन है, जॉन मैकाडम है। आपका सही आंसर है रूडोल्फ डीजल। जो डीजल इंजन जो जानते होंगे वह उसका नाम जो है डीजल इंजन रूडोल्फ के द्वारा खोजा गया था। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। आपका सही आंसर होगा सी, एक्स किरणें। कुलिज नलिका का प्रयोग जो है एक्स किरण के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वैन। तो आप लोग जानते होंगे बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है, एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी, बी नंबर समय की,
प्रकाश की धारा की। आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। खगोलीय दूरी का जो इकाई होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है वह खगोलीय इकाई कहलाती है। और इसी से जो है हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी से ही और अन्य ग्रह की दूरी को तुलना करते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। आपका सही आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। आप लोग जानते होंगे F बराबर ma होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। आपका सही आंसर है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो वह बुलबुला बना होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ही तो बुलबुला बनता है। आपका अगला प्रश्न जो होगा वह बहुत ही काफ़ी बार जो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना भार बदलेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा, इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी इसका भार जो है बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु बहुत ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। आपका सही आंसर है गुरुत्व बल नहीं होता है। 1 किलोग्राम प्रति cm स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1 बार के, 10 बार के, 100 बार के। आपका सही आंसर है 1 बार के। अगला क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। आपका सही आंसर है द्रव्यमान। आप लोग को पता है कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी पदार्थ की, वो भार ही एक टाइप से होता है। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उच्च वेग है, तरंगदैर्घ्य है, दाब है, ऊर्जा है। तो आप जो है उच्च वेग का क्या होगा? मैक होगा, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होगा, दाब का पास्कल होगा, ऊर्जा का जूल होगा। इस प्रकार आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसका कारण क्या होता है? जल्दी हो जाता है। इसका कारण है ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जल का क्वथनांक जब बढ़ जाएगा तो खाना जो है क्या होगा कि जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस पर अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका सही विकल्प है पानी जमने पर फैलता है। जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ए विकल्प है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है। विकल्प बी है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। सी विकल्प है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है। डी विकल्प है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता बहुत कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आपका बी विकल्प ही एग्जैक्टली सही होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसी तरह के मज़ेदार प्रश्न हैं। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है?
ए तारत्व, बी प्रावस्थान, सी गुणता, डी प्रबलता। आपका सही विकल्प ए है तारत्व। इस कारण से ही पुरुष और महिला की ध्वनि में अंतर होता है, क्योंकि महिला की जो आवाज़ होती है ज़्यादा सुरीली होती है और पुरुष की आवाज़ जो है अधिक भारी होता है, वह तारत्व के ही कारण होता है। तो इस तरह से आप लोग विकल्प ए को चुनेंगे, तारत्व। इसी तरह का अगला प्रश्न जो काफ़ी बार जो है रेलवे में अधिक बार पूछे गए सवाल हैं, जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ए ठोस माध्यम में, बी द्रव माध्यम में, सी गैसीय माध्यम में, डी निर्वात में। तो आप लोग चुन सकते हैं। पहले देखिए, दिमाग लगाइए कि ध्वनि को चलने के लिए आप लोग पढ़े हैं कि उनको जो है कोई न कोई माध्यम चाहिए, तो वह तो निर्वात में ध्वनि जो है ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपका आंसर होना चाहिए क्या, डी निर्वात में। यदि इसी क्वेश्चन को और भी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि का जो है चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आप लोग जवाब देंगे कि ठोस माध्यम में होते हैं, और उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो होते ही नहीं हैं। इनकी कोई मतलब ट्रेवल करने का नहीं है इनको। 40 नंबर प्रश्न है, कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। कॉम्पैक्ट डिस्क को तो आप लोग जानते ही होंगे। पहले जो सीडी का जो रील चलता था, सीडी कैसेट जो होता था, जो सीडी में चलता था, लोग जो है फिल्म सब देखने का काम किया करता था उनसे, तो वो जो है परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के ही आधार पर काम करता था। और अगर उसको आप सूर्य की रोशनी में देखिएगा तो कई तरह की रोशनी उसमें से मतलब दिखाई पड़ेंगे, मतलब इंद्रधनुष टाइप से जो है 7 कलर दिखाई पड़ेंगे उनको रोशनी में देखने पर, चमकने लगता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, ए वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का विवर्तन। आपका सही जवाब क्या है, दिमाग लगा के बताइए। आपका सही आंसर जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे आकाश में जो है, जैसे अगर कोई छड़ जो है पानी में डूबा रहता है तो वह छड़ जो है टेढ़ा दिखाई पड़ता है, तो उसका भी कारण क्या होता है, अपवर्तन। इसी प्रकार से तारे जो है आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग देखे होंगे कि कई बार मछली पकड़ने वाले जो है इस नियम का पालन जो है वह करना जानते हैं। मछली पकड़ते वक्त इस नियम का प्रयोग करते हैं कि कहाँ पे मछली को मारना है कि उसको सही निशाना लग सके। इस तरह अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है, ए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, और डी नंबर है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आपका सही जवाब क्या है, सोच करके बताइए। आपका सही जवाब ए होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है।
आप एक प्रिज्म रख दीजिए और उससे श्वेत प्रकाश गुजारिए, 7 रंगों में वह विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है 7 रंगों को अलग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन ये फिल्टर या पौधा या और ये जो रंगों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। फिल्टर से नहीं कर सकते हैं, पौधों से नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग जो है एक प्रिज्म से बहुत ही आसानी से प्रकाश को हम फिल्टर कर सकते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, मोतियाबिंद हेतु, दीर्घ दृष्टि हेतु, निकट दृष्टि हेतु या दूरदृष्टि हेतु। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब है निकट दृष्टि दूर करने हेतु अवतल लेंस। आप लोग जानते होंगे अवतल लेंस दाढ़ी बनाने में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण C द्योतक है। आपका ऑप्शन है ए ध्वनि वेग का, बी प्रकाश वेग का, सी प्रकाश तरंगदैर्घ्य का, डी एक स्थिरांक का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी जो है ये प्रकाश वेग का जो है द्योतक कौन है? सी। E=mc² आइंस्टीन के द्वारा दिया गया समीकरण। आप जितना कर्म करोगे उतना ही फल भी मिलेगा, वही फल भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, बी मोल, सी कैंडेला, डी एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट जो है आप लोग जानते हैं केल्विन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट या ये केल्विन वगैरह जो है ताप मापने वाला है। मोल तो पदार्थ की संकल्पना के लिए यूज होता है, अर्थात हमारा आंसर डी एम्पियर होगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। कथन ए है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। सही बात है। कारण आर है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो दोनों बात सही है, अर्थात हमारा आंसर होना चाहिए ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है। तो हमारा आंसर जो है क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न जो है इस तरह से ही हम लोग हल करेंगे। कथन और कारक वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक, रोधी। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, यानी उसमें जो है प्रतिरोध हो ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? अतिचालक ही तो कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो है प्रतिरोध रहेगा ही नहीं, तो बहुत फास्ट से उसमें करंट फ्लो करेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर ए ही होगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी आकाश। अर्थात हमारा आंसर सी होगा, विद्युत चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करता है। आप लोग जो है दिशासूचक यंत्र को देख सकते हैं, जैसे वो कंपास होता है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा रहता है। उसको जब लटका के रखिएगा तो वह हमेशा नॉर्थ जो है की दिशा सुई दिखाएगा। परमाणुओं में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो परमाणु में जो है प्रोटॉन जो रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं, अर्थात हमारा आंसर ए नाभिक के भीतर होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप लोग जानते हैं। तो प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर होता है और न्यूट्रॉन भी भीतर होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि, डी यूरेनियम की विधि। तो हम लोग जो है इसका आंसर जानते हैं कि डी जो है यूरेनियम डेटिंग विधि होता है।
इसके द्वारा जो है पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है कि यह पृथ्वी कितना पुराना है, कितना साल हो चुका है। तो इस तरह से जो है अगर कार्बन डेटिंग से देखते हैं तो किसी जीवाश्म का पता लगाने के लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि का पता लगाते हैं। और जैव घड़ी का तो जानते हैं कि मानव के अंदर एक जैव घड़ी पाया जाता है। और अगला प्रश्न लेते हैं, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ए संकेत दुर्बल है, बी एंटीना दुर्बल है, वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, तो डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। देखिए हमारा आंसर जो है डी पृथ्वी की सतह वक्राकार होने की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, ए एक ही आवृत्ति की, बी एक ही आयाम की, सी एक ही कला की, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, तो डी उपरोक्त सभी। लेजर जो होता है सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, मतलब एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला की, यानी हमारा उत्तर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ए जेम्स वाट वाष्प इंजन, बी ए जी वेल टेलीफोन, सी जे एल बेयर टेलीविज़न, डी जे पार्किंसन पेनिसिलिन। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा डी होगा कि जे पार्किंस पेनिसिलिन का खोज नहीं किया था। पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, पेनिसिलिन का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा जो डी है यही हमारा जो है सुमेलित नहीं है। और बाद बाकी जेम्स वाट जो है आप लोग जानते हैं, वाष्प इंजन जो पहले जो ट्रेन चलती थी वाष्प इंजन पर ही चलती थी कोयला के द्वारा। और ये टेलीफोन जो होता है ए जी बेल ने किया है, जिसमें आज और जो टीवी आज हम लोग देखते हैं ये जे एल बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविज़न की आविष्कार किया गया था। तो इस प्रकार जो है पेनिसिलिन का जो है देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, टेलीविज़न का जो है जे एल बेयर्ड किया, और ए जी बेल के द्वारा टेलीफोन, जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन। इनको बढ़िया से याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। तो देखिए दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार किया था वो डायनामाइट का आविष्कार किया था, और तभी से ही अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इनके द्वारा ही जो अर्निंग होता है, अल्फ्रेड नोबेल यानी डायनामाइट के आविष्कार जो किया उससे जो उनको कमाई हुआ, उन कमाई से जो है उन अर्निंग से जो साइंस के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जो है कुछ पुरस्कार राशि जो दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार सब जैसे 6 क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो ये मतलब अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो डिक्टाफोन। तो जान रहे होंगे कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस मतलब पुनः उनको जो है उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त करने वाला जो उपकरण है वो है डिक्टाफोन। याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, टेकोमीटर यानी वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ए गुरुत्वाकर्षण, बी घूर्णन गति, सी पृष्ठीय तनाव, डी परिक्षेपण शक्ति। तो टेकोमीटर का जो है प्रयोग जो किया जाता है घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चक्का को आप ऊपर फेंक रहे होंगे या फेंकते हैं तो वो कितना उनका जो है गति है, कितना मूवमेंट 1 सेकेंड में कर रहा है, तो उनको टेकोमीटर के द्वारा आप माप सकते हैं।
उसके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार वजन। तो आपका जो है जड़त्व जो है आप जानते हैं कि किसके कारण से होगा। तो जड़त्व होने का जो कारण है वह द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग जो है लेते हैं, इनको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि जड़त्व का जो माप होता है द्रव्यमान के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो आपका जो आंसर होगा विकृति का कोई जो है विमा नहीं होता है, और श्यानता गुणांक का होता है, गैस नियतांक का भी विमा होता है, प्लांक नियतांक का भी विमा होता है, लेकिन विकृति एक ऐसी राशि है जिनकी कोई बीमा नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ए नंबर में शरीर का जो वजन है वह क्या ऐसा होता है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है? दूसरा कह रहा है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी कहता है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी कहता है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो आपका जो है सही जवाब क्या है कि यह जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ध्रुव पर किसी भी पिंड का भार जो है अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी आपेक्षिक वेग के कारण, सी घर्षण की कमी के कारण, डी घर्षण की अधिकता के कारण। तो इसका जो है सही आंसर होगा कि घर्षण की कमी के कारण, क्योंकि दलदली में जो है कोई घर्षण नहीं होता है, इस वजह से हम लोग दलदली में जो है फिसल जाते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। दूसरा है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। सी है समान वेग से नीचे आ रही हो, और डी है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट क्या होगा कि ऊपर की ओर जाएगा, तब जो है उस आदमी को अधिकतम भार महसूस होगा। श्यानता की इकाई है पॉइज, बी नंबर पास्कल, सी पॉइज जूली, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते भी होंगे कि श्यानता की इकाई क्या होते हैं? पॉइज होते हैं, जबकि पास्कल जो होता है वह क्या होता है? दाब का होता है। तो इसको बढ़िया से श्यानता को बार बार पूछा जाता है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा से कम है। तो देखिए क्यूसेक से जो मापा जाता है वह जो है जल का बहाव को मापा जाता है, क्योंकि आप लोग कई बार जो है बाढ़ सब के समय ये चीज़ अवश्य सुने होंगे कि आज जो है इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया या इतना क्यूसेक पानी को रोका गया। तो हम कह सकते हैं कि क्यूसेक से जो है जल के बहाव को मापा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है। दूसरा है यह सूर्य की परिक्रमा करता है। सी है यह सूर्य से प्रकाश पाता है। डी है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के बराबर होता है। तो आपका जो सही जवाब डी नंबर है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी डायन, सी अर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं,
जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण है। तो शीत ऋतु मतलब समझ रहे हैं कि ठंडा के मौसम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ठंडा में जो है पाइप में जब पानी चलता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, जिस वजह से जो है ठंडी के दिनों में पाइप फट जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, अर्थात ऑप्शन सी आंसर सही है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? इसका कारण जो है सी नंबर है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, जिस कारण से जो है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज गर्मी प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तारत्व, प्रबलता और गुणता के कारण, केवल तारत्व और प्रबलता के कारण, सी केवल ध्वनि प्रबलता के कारण, डी केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो आपका सही आंसर जो होगा, आपका सही ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर जो होगा सी पुकार होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, बी सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ, सी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आपका जो है सही आंसर होगा बी नंबर, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। आपका बी नंबर आंसर है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जानते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग जो है क्या कहते हैं, आँख में जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग नाई के दुकानों में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है मोटरसाइकिल के साइड मिरर में किया जाता है। और अवतल दर्पण साइड मिरर में इसलिए किया जाता है कि वह जो है बड़ी वस्तु को वह साइड मिरर में आसानी से देख सके, पीछे की दृश्य को, जिससे वह कोई दुर्घटना होने से बच सके। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। लाल कांच को जब बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देने लगेगा। जैसा कि आप कोई कांच को जलते हुए भी देखते होंगे, वह जो है ना उसमें से हरा रोशनी निकलने लगता है। तो हम लाल कांच को अधिक गर्म करेंगे तो हरा रोशनी निकलेगा। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है? ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी सूक्ष्म तरंग, डी विद्युत तरंग। तो आपका सही आंसर जो है
वह है प्रकाश तरंग। ये जो है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। कौन सा? ए प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न लेते हैं जो इसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। बी है, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये आँखों के लिए शीतल है। डी, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वह है बी नंबर, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है, जिससे जो है यह सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़कों पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। क्या होती है? ए नंबर दिया है समान आवेश पर, बी है समान धारिता पर, सी है समान प्रतिरोध पर और डी है कि एक समान यानी विभव पर। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा समान विभव पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। समान विभव पर जो है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों में बराबर होगा विभव, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। इस प्रकार हम जो है अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। आपका जो सही जवाब है वह है बी नंबर सिलीनियम। यह जो है अधातुओं में जो है क्या है, विद्युत का मंद चालक नहीं है। आपका अगला प्रश्न जो है वह है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो आप सब जानते ही होंगे, ये क्वेश्चन तो 9th-10th में भी कई बार पूछा जा चुका है कि तार का जो है हम लंबाई बढ़ाए या मोटाई बढ़ाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अस्थिर रहता है, डी उपरोक्त सभी। तो यदि किसी रोधक तार को हम लंबा करेंगे तो उसका जो है क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, और हम अगर मोटा करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? यह क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। दूसरा है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। सी है एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करता है। डी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा कि एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। अब जो है कितना जो है क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो है ऑप्शन चुनता है, जो गलत है। आपका सही ऑप्शन जो है बी ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश, बी 1 यूनिट धनावेश, सी 2 यूनिट ऋणावेश, डी 2 यूनिट धनावेश। आपका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, 1 यूनिट ऋण आवेश। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार जो है रेलवे में और बीपीएससी भी इन क्वेश्चन को पूछा है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो नीचे दी गई कोड योजना में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है, दोनों ए एवं आर सत्य है और आर
सही कारण है। तो आपका जो सही आंसर होगा एक ही होगा कि ये दोनों सही है, ए एवं आर सत्य है और आर सही कारण है। तो इसी तरह अगला प्रश्न लेते हैं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वाह्य सेमीकंडक्टर, बी विद्युत रोधक, सी सुपर कंडक्टर, डी अंतर सेमीकंडक्टर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह ए ही होगा, वाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है, यानी वह कैसा पदार्थ है? तो कह रहा है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। बी है कि जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं। सी है जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। डी है जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ए होगा, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न लेंगे जो कई बार कई तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो है अति संभावना है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हर कोई जानता ही होगा कि चार्ल्स बेबेज है। तो बताइए, इसको भी बताना पड़ेगा क्या? तो ये जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। इस तरह से जो है देखिए दोस्तों, ये जो है कई एग्ज़ाम में जो है बच्चा के एग्ज़ाम में भी 1 2 3 4 5 से लेकर के किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ये कंप्यूटर का अगर बात करेगा तो वहाँ पर ये चार्ल्स बेबेज का आना तय है। तो कंप्यूटर का पिता कहिए या जनक कहिए, किसे कहेंगे? तो चार्ल्स बेबेज साहब को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर बनाया। अगला प्रश्न लेते हैं कि वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर। तो आपका जो सही आंसर होगा पीएच मीटर होगा। बैरोमीटर से आप जानते हैं वायु दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं यानी जल की वायु की आर्द्रता, एमीटर से जो है ये करंट से संबंधित है। तो आपका जो है वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापेंगे? तो ये पीएच मीटर के द्वारा मापते हैं। इसका खोज जो है पीएच पावर ऑफ सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ए द्रव का आपेक्षिक घनत्व, बी दूध की शुद्धता मापी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, डी समुद्र की गहराई। तो आप जानते हैं कि हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर का जो है क्या किया जाता है यूज? तो वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, जो पीछे भी हम बताए हैं। तो और जो है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है और द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो है वह किससे मापे जाते हैं? हाइड्रोमीटर से। यह है हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कूट वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये उपकरण या यंत्र है, जैसे अमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है, स्प्रिंग तुला है। तो अब देखिए, तो इसका जो है हम लोग अगर बात करें तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। तो आपका जो है बैरोमीटर यानी उसका जो है सी नंबर का जो है ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा दाब। और भार जो है हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं, यानी डी नंबर का हमारा हो गया कौन सा? तो 2। तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। और धारा का जो है एमीटर हो जाएगा। आप सापेक्षिक आर्द्रता का जो है क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बी। देखिए बी में जो है इस तरह का ऑप्शन है कि बी में है ए का है 3 है और बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। हमारा उत्तर बी होगा।
इस तरह से अगला सूची को फिर हम लोग इसी तरह से मिलान करेंगे। उच्च वेग को हम लोग किससे मापते हैं? तो उच्च वेग को मापते हैं मैक से। और बी, तरंग दैर्ध्य को हम लोग जो है किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से। और सी, दाब को मापते हैं पास्कल में और ऊर्जा को जूल में। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे A1, B2, C3 और D4। तो हमारा ये वाला ऑप्शन है सी नंबर में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है सी होगा इसका सही आंसर। यानी उच्च वेग को हम लोग मैक में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब को पास्कल में और डी, ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा सी होगा। इसी तरह का अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। वो है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो समवेग, बी में वेग, सी में कोणीय वेग और डी में द्रव्यमान। तो ये कहा है कि सदिश नहीं है, तो इसका मतलब है कि अदिश तो होगा, अदिश होगा। तो अदिश जो हमारा द्रव्यमान है, क्योंकि सदिश में क्या होता है, दिशा और क्या कहते हैं, परिमाण दोनों होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, जो कि गलत है। बी, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये थोड़ा लग रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन अगला देखते हैं। सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। और डी है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा आप लोगों का सी नंबर होगा, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की तुलना में आप लोग जानते होंगे कि 1/6 होता है। जैसे अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर वह उसका वजन कितना हो जाएगा? तो 10 किलो का होगा कि नहीं? तो 1/6 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो यह किस बात का द्योतक है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए? तो बताइए। ए, गर्म मौसम, बी, सर्द मौसम, सी, आंधी झंझावात की संभावना, डी, शुष्क मौसम। तो आपका जो सही आंसर होगा सी, आंधी का झंझावात की संभावना, यानी आंधी तूफान आने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। अगर ऊपर जाए तो क्या होगा कि मौसम साफ होने की संभावना होती है। इस तरह से जो है बैरोमीटर जान चुके हैं, पीछे क्वेश्चन देखे थे कि बैरोमीटर जो है वायुदाब को मापती है और बैरोमीटर अचानक उसका पारा नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान झंझावात आने की संभावना है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो देखिए, जितना भार है उससे जो है कम महसूस होना। तो देखिए कब होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार से थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो भार से कम महसूस होगा। तो ये पूछा है भार से कम होता है, तो कब होगा? बी नंबर होगा, जब यानी लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जाता हो तो उसको जो है क्या होगा कि कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। चलिए इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ए, दाब अंतर के कारण, बी, केशिकीय घटना के कारण, सी, तेल की कम श्यानता के कारण, डी, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। तो आप लोग जानते हैं कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो आप लोग जानते हैं कि बी नंबर जो है केशिकीय घटना के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है।
और किसी पहाड़ी पर भी जो पानी का जो पानी पहाड़ पर कैसे चढ़ता है, तो उसमें भी जो है केशिकीय घटना के ही कारण ज़मीन से पहाड़ पर पानी चढ़ता है। और कभी कभी देखते हैं कि पहाड़ पर से पानी जो है निकल रहा होता है, तो वो पानी कहाँ से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 100 नंबर, किसी पिंड का भार क्या होगा। ए, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का जो भार जो है सर्वाधिक कब होता है, तो पीछे भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ध्रुव जो होता है वह जो है सेंटर की तरफ जो है ज़्यादा धंसा होता है, और सेंटर से यानी पृथ्वी के सेंटर के नज़दीक होता है ध्रुव, जिस वजह से वहाँ पर जो है भार अधिक महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी छोटा जी का मान सर्वाधिक होगा। ए, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। बी, कुतुब मीनार के ऊपर। सी, भूमध्य रेखा पर। डी, अंटार्कटिका के कैंप में। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होगा, तो बताइए अंटार्कटिका के कैंप में। आप जानते हैं जितना गहरा होगा उतना यानी छोटा जी का मान जो है बढ़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं 102 नंबर प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ए, उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का। बी, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। सी, उसके अणुओं के कुल वेग का। डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर डी होगा कि उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है 103 नंबर, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ऐसा गलत है। बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। सी, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वह एकदम सही होगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। आपका जो है 104 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 105, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। उनका हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। ए, लोहे का टुकड़ा। बी, जल। सी, स्वर्ण का टुकड़ा। डी, बेंजीन। तो आपका जो सही आंसर है बी, जल होगा। तो क्या है कि इसकी जो है ऊष्माधारिता इन सब में सबसे अधिक है, किसका, जल का। यानी आपका जो सही विकल्प आंसर होगा बी, जल। चलिए मित्रों, आज जो है इस वीडियो में 105 प्रश्नों, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा, जो काफ़ी एग्ज़ाम में कई तरह के एग्ज़ाम, रेलवे, बैंक, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य जितने भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका होता है वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, क्योंकि उसमें बोर्ड वाला को या एग्ज़ाम लेने वाला एग्जामिनर जो होते हैं या बोर्ड होते हैं उनको जो है कोई झंझट नहीं होता है, जिस वजह से पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट करता है। उसमें आसानी भी होता है, कोई उस पर केस होने की भी संभावना कम होती है, इस वजह से उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इसलिए आपके सामने जो है हमने ये साइंस भौतिकी के जो है 105 प्रश्न इस वीडियो में दिए हैं, इनको देखिएगा और इसका जो है फ़ायदा लीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता भी है
और अगर यह हमारा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से हम अगला वीडियो भी साइंस और सोशल, मैथ, रीजनिंग इस तरह का जो है हम लाते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू।